Hello, my dear viewers. Today I'm going to discuss with you a poem by D.H. Lawrence, and it is Last Lesson of the Afternoon. And I'm going to discuss the theme, the poetic devices. और उससे पहले मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम पोएम को। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे, और जो चीज़ पोएम को समझने में आसानी देती है, इट इज़ पोएटिक डिवाइसेस, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस गो थ्रू द पोएम। Actually, D.H. Lawrence, David Herbert Richards Lawrence, he himself was a teacher. वो खुद भी टीचर थे और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। जो हमारी लाइफ में जो हम टीचर्स हैं, वो भी एक्सपीरियंसेस जो है इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, जिस चीज़ को इसने एक्सप्लेन किया इस पोएम में। ओके, तो सो फॉर एज तो सबसे पहले थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा मैं, शॉर्टली ब्रीफली मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस हम इसकी डिस्कस करेंगे। ओके, सो इट इज व्हाट द टाइटल इज, लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। Okay, when will the bell ring and end this weariness? How long have they tugged the leash and strained apart my pack of unruly hounds? I cannot start them again on a quarry of knowledge they hate to hunt. I can haul them and urge them no more. अगर आप इस स्टैंजा की बात करते हैं, the poet says when will the bell, अगर आप सीन की बात करते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं, पोएट जो एक्चुअली जो स्पीकर इसमें है, द पोएट हिमसेल्फ, जो टीचर हैं, द स्पीकर इज द टीचर। ओके, इन दिस पोएम, तो जो टीचर जो वो कहता है, सीन क्या है, लास्ट लेसन है, स्कूल डे है, लास्ट लेसन है, लास्ट क्लास है, उसमें उसकी ये बात कर रहा है। व्हेन विल द बेल रिंग, एक्चुअली पोएट जो है वो इंतजार कर रहा है कि बेल कब बजेगी, छुट्टी की बेल। ओके, एंड दिस वेयरीनेस, एंड ये जो वेयरीनेस है, ये जो टायर्डनेस है, ये जो थकावट है, ये थकान है, और ये जो बोर्डम है, जो बोरिंग टाइम है, कब ये एंड होगा। He asks a question, how long have they tugged the leash and strained apart my pack of unruly horns? यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को वो unruly horns यानी कि शिकारी कुत्ते जो होते हैं उनके साथ कंपेयर करता है। How long have they tugged the leash and strained apart? वो अपनी leash means वो जो पट्टा होता है, या वो आप कह सकते हो कि वो एक स्ट्रैप जो होती है जिससे आप कुत्ते को बांध के रखते हो, पकड़ के रखते हो। ठीक है, टग मींस पुल करना, खींचना। हाउ लॉन्ग हैव दे टग द लीश एंड स्ट्रेन अपार्ट माय पैक ऑफ अनरूली हॉर्न्स। तो कब तक मैं इनको पकड़े रखूंगा उस लीश के साथ, जो कि पकड़े नहीं जाते हैं। स्ट्रेन अपार्ट, बिल्कुल फोर्सफुली वो उस चीज को क्या नाम है, पुल करते हैं, वो पकड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स, उनको कहता है माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स। ठीक है, ये शिकारी कुत्ते हैं वो। ठीक है, I cannot start them again on a quarry of knowledge they hate to hunt. मैं फिर से उन्हें मजबूर नहीं कर सकता हूँ, मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ, तो किस चीज पर, नॉलेज गेन करने पर, सीखने पर, लर्निंग पर, which they hate to hunt, जो उन्हें पसंद नहीं है। ओके, वो जो इल्म हासिल करना उनको पसंद नहीं है। I can haul them and urge them no more. I can haul them and urge them no more. मैं उन्हें फिर इससे ज्यादा जो है मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट मोटिवेट देम एक्चुअली। ठीक है, आई कैन नॉट पुल देम टुवर्ड्स स्टडीज। मैं उनको मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ, मेरे एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। एंड देन it is no longer now can I endure the brunt of the books that lie out on the desk, a full 3 score of several work that they have offered me. No longer now I can I endure the brunt of the books. अब उतना बोझ मैं नहीं उठा सकता हूँ इन बुक्स का, that lie out on the desk, जो डेस्क पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, a full 3 score of several work. 3 score means, a score means 20, 3 score means 60 of several work they have offered me. यहाँ पर बात करता है कि मैं अब ये बर्डन नहीं उठा सकता हूँ, ये बोझ जो उन्होंने मुझे दिया है, टास्क जो मुझे उन्होंने दिया है। ये टास्क कौन सा है, उनकी असाइनमेंट्स होंगी, उनकी नोटबुक्स होंगी जो चेक करनी होंगी, उनको फीडबैक देना होगा। ठीक है, तो ये बर्डन मैं नहीं उठा सकता हूँ फिर से। आई एम सिक एंड व्हाट ऑन अर्थ इज द गुड ऑफ इट ऑल। आई एम सिक, मैं तंग आ चुका हूँ इन सब चीजों से। ठीक है, इनके इस रवैये से। व्हाट ऑन अर्थ इज द गुड ऑफ इट ऑल, कोई फायदा नहीं है अगर मैं ये काम करूं भी,
कोई फायदा नहीं है। क्यों? बिकॉज उसके स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत इंडिफरेंट थे, इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते थे, वो मोटिवेट नहीं होते थे टुवर्ड्स स्टडीज। ओके, so shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul and kindle my will to a flame that shall consume their dross of indifference? Okay, फिर एक क्वेश्चन करता है, so shall I, रिटोरिकल क्वेश्चन होता है ये, मैं डिस्कस करूंगा बाद में कि रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। so shall I take my last dear fuel of life, यहां पर वो लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ, यहां पर वो अपनी एनर्जी को कंपेयर करता है फ्यूल के साथ, ठीक है। जो मेरी एनर्जी है, जो बची हुई एनर्जी है, टू हीप ऑन माई सोल। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने गैदर कर, हीप ऑन माई सोल मीन्स गैदर करना, ठीक है, टू गैदर और यूज अप हिज इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ को गैदर करना, उसको यूज करना किस चीज के लिए, एंड किंडल माई विल, और अपनी विल को मैं किंडल करूं, रिकिंडल करूं, ये कह सकते हैं आपके एनलाइटन करूं, ये कह सकते हैं आपके इंस्पायर करूं, ठीक है, मैं इंस्पायर करूं अपनी विल को टू अ फ्लेम दैट शैल कंज्यूम देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस। वो कहना चाहता है यहाँ पर कि कब तक मैं, या क्या मैं ये अपनी जो रिमेनिंग एनर्जी है इसको यूज करूं अपनी इनर स्ट्रेंथ को फिर से रिकिंडल करने के लिए, फिर से क्या नाम है, गैदर करने के लिए और इंस्पायर करने के लिए, ठीक है, अपनी डिटर्मिनेशन को इंस्पायर करने के लिए, ठीक है, किस चीज के लिए, टू अ फ्लेम, ठीक है, उस फ्लेम की तरह, ठीक, दैट शैल कंज्यूम देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस, ठीक है। वो जो डिटर्मिनेशन मेरी है, वो जो विल मेरी है, वो जो मेरी मोटिवेशन पावर होती है, क्या मैं इसको इस्तेमाल करूं किस चीज के लिए, दैट शैल कंज्यूम देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस, ठीक है, जो इनके इस इंडिफरेंस को, इनके इस अजीब रवैये को खत्म करेगा। ड्रॉस मीन्स आप कह सकते हो वर्थलेस मटेरियल, एंड हियर इट मीन्स इंडिफरेंस इज वर्थलेस मटेरियल, इट इज ऑफ नो यूज। कि क्या मैं ये करूं, एंड टेक द टॉल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट, और ये जो है उनकी इंसल्ट्स, जो इंसल्ट्स मेरी करते हैं, मेरा कहना नहीं मानते हैं, बिल्कुल मुझे अटेंड नहीं करते हैं क्लास में, फिर ऐसा है कि टेक द टॉल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट्स, वो एक्चुअली उसको इंसल्ट समझता है और उस इंसल्ट को अपनी पनिशमेंट समझता है, ठीक है। तो क्या मैं अपनी एनर्जी को फिर से यूज करूं किस चीज के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, या क्या मैं उनकी इंसल्ट्स को क्या नाम है, पनिशमेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लूं। आई विल नॉट, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यानी कि वो कहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी रिमेनिंग स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी को यूज नहीं करूंगा उनको मोटिवेट करने के लिए फिर से। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी इनडिफरेंट, ठीक है, और वो इंसल्ट्स करते रहते हैं मेरी, और उस इंसल्ट को वो पनिशमेंट के साथ कंपेयर करता है। आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस। अब लास्ट पर वो कहता है, आंसर देता है खुद ही अपने क्वेश्चन का, आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस। मैं अपना सोल एंड स्ट्रेंथ में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करूंगा इनके लिए। जो लास्ट जो बची खुची एनर्जी मेरे पास है उसको मैं इनके लिए वेस्ट नहीं करूंगा। What do I care for all that they do amiss? मैं क्यों परवाह करूं उस सब चीजों की, they do amiss, वो जो गलतियां करते हैं उनकी, amiss means wrongness, ठीक है, गलतियां, मैं उनकी गलतियों की परवाह क्यों करूं? What is the point of their teaching of mine and of this learning of theirs? कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, there is no point। किस चीज का? their teaching of mine, कि मैं जो पढ़ाता हूं इनको, और this learning of theirs, और वो जो सीखते हैं, इस लर्निंग, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है हमारा, इसका कोई फायदा ही नहीं है। ओके, इट ऑल गोज डाउन द सेम अबिस, ये सब कहां जाता है? बिल्कुल वेस्ट, सेम अबिस, ठीक है। अबिस मींस एक बॉटमलेस होल, जहां ऐसा होल जिसका जिसका बॉटम कभी मतलब दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इट ऑल गोज डाउन द सेम अबिस, ये सब किसी ये सब आप ये कहें कि ये सब जाया है, ये टीचिंग लर्निंग। व्हाट डज इट मैटर टू मी? कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। If they can write a description of a dog or if they can't, अगर वो एक डॉग की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या नहीं लिख पाते हैं, मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है, ठीक है। अब क्योंकि अब मैं बहुत तंग आ चुका हूं, व्हाट इज द पॉइंट? क्या पॉइंट है, ठीक है, क्या फायदा है इस चीज का? कोई फायदा नहीं। टू अस बोथ, हम दोनों के लिए, इट इज ऑल माई आर्ट। ओके, इट इज ऑल माई आर्ट मीन्स इट इज नॉनसेंस। मेरा पढ़ाना it is nonsense, उनका सीखना it is nonsense, it is of no value, it is of no use, so I don't care about them।
एंड येट आई एम सपोज टू केयर, और फिर भी क्या नाम है, क्या मैं अपनी ड्यूटी करूं, ठीक है, विद ऑल माई माइट, अपनी पूरी एनर्जी के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, ठीक है, ये सब कुछ ऐसा करें, क्या मैं फिर भी इनके इसके अलावा भी इन सब चीजों के बावजूद भी क्या फिर मैं अपनी ड्यूटी सिंसियरली करूं, पूरी एनर्जी के साथ करूं? कोई जरूरत नहीं, आई डू नॉट, ठीक है, यहां पर वो आंसर, आई डू नॉट, मैं नहीं करूंगा, एंड विल नॉट, न करूंगा, दे वांट एंड दे डाउट एंड दैट्स ऑल, ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं करना है, ना वो करते हैं ना उन्होंने करना है, ठीक है, एंड दैट्स ऑल, बस यही सब कुछ चलता है, और मैं भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं भी अपनी एनर्जी इन पर वेस्ट नहीं करूंगा, आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ, मैं अपनी एनर्जी अपने लिए रखूंगा, दे कैन कीप देयर्स एज वेल, और वो अपनी एनर्जी अपने पास रखें, ठीक है, ये कौन सी एनर्जी है? वही शरारतीपन, ठीक है, वही इनडिफरेंट एटीट्यूड, ठीक है, वो अपनी एनर्जी अपने पास रखें। वाई शुड वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल? हम क्यों ऐसा करें? बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल, हम वो चीज उस चीज के पीछे क्यों लगे जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है, जिसको हासिल करना इम्पॉसिबल है, जहां पर कोई रिजल्ट नहीं है, वहां पर हम अपना सर क्यों फोड़ें ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के साथ? आई शेल सिट एंड वेट फॉर द बेल, तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पर एक कंक्लूजन पर पहुंचता है, मैं बैठता हूं और क्या करता हूं? वेट करूंगा बेल का, कि बेल कब बजेगी, एंड आई विल लीव, ठीक है, थोड़ा सा आराम मुझे मिलेगा। ओके, इट वाज शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अगर अब हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस की बात करें इस पोएम में, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा मैं डिस्कस करना चाहूंगा थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का थीम क्या है? लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। अगर आप थीम की बात करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, ठीक है, वो आप ये कह सकते हो, नंबर 1 मैं ये कह सकता हूं कि इट इज इट इज इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, एक थीम है इसका। ओके, क्योंकि टीचर जो है मतलब ही इज टॉर्न बिटवीन हिज ड्यूटी एंड हिज डिजायर टू गिव अप, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी सिंसियरली करना चाहता है, ठीक है, बट ही गिव्स अप, वो चाहता है कि छोड़ देना। क्यों? वो ड्यूटी देना चाहता है बिकॉज ही इज सिंसियर टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। एक अच्छे टीचर की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, लेकिन वो उसकी डिजायर है उसको छोड़ देना। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स, उनकी वो सीखना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो ही इज नॉट एबल टू डू हिज ड्यूटी, ठीक है। ओके, एक थीम इसका ये। दूसरा थीम आप कह सकते हो कि इट इज द फ्यूटिलिटी ऑफ फोर्स्ड एजुकेशन, एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड कंटेम्पररी है, विच मीन्स आप क्या कह सकते हो कि टीचर जो है उसे पता चल गया, उसने रियलाइज किया है कि जो टीचिंग है विदाउट इंटरेस्ट, टीचिंग विदाउट इंटरेस्ट आइदर फ्रॉम द टीचर और द स्टूडेंट, इट बिकम्स पॉइंटलेस, ठीक है। वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जहां पर इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, जहां पर स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं है सीखने का, और जब टीचर भी इंटरेस्ट खो देता है सिखाने का, ठीक है, इट इज पॉइंटलेस। ऐसी टीचिंग जो है इट इज पॉइंटलेस, इट इज फ्यूटाइल एक्टिविटी। ओके, इट इज फोर्स्ड एजुकेशन, ठीक है, आप थोप नहीं सकते हो एजुकेशन किसी पर। ओके, एक थीम इसका ये है। एंड एक और थीम इसका क्या है? फ्रस्ट्रेशन ऑफ द टीचर। फ्रस्ट्रेशन, टीचर फ्रस्ट्रेट है, ठीक है, he feels frustrated and exhausted because his students show no enthusiasm, no passion for learning। वो एग्जॉस्ट हो चुका है क्योंकि स्टूडेंट्स कोई पैशन नहीं दिखा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं लर्निंग में। ओके, एंड अनदर थीम, एक और थीम, ये जो पोएम है, इट रिफ्लेक्ट्स जो पोएट है लॉरेंस, हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, which focuses only on the mechanical learning rather than you can say true understanding। मैकेनिकल लर्निंग जो है उस पर ट्रेडिशनल सिस्टम, आप ये कह सकते हो कि कोई भी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन उसको क्रिटिसाइज करता है लॉरेंस यहाँ पर, ठीक है। ऐसा सिस्टम which focuses on mechanical learning rather than the true understanding। हम सिर्फ रट्टा मारते हैं, क्रैम करते हैं चीजों को, एग्जाम में फुल मार्क्स लाते हैं, हम उस दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कॉन्सेप्ट की, नॉलेज की, किसी भी चीज की, हमें वो चीज करनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर मैकेनिकल लर्निंग जो है उसको क्रिटिसाइज करता है, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो मैकेनिकल लर्निंग पर क्रिटिसाइज फोकस करता है रादर देन ट्रू अंडरस्टैंडिंग। ओके, इट वाज दिस, ये कुछ थीम्स है इसमें।
Okay, then moving to some poetic devices. सबसे पहली बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, मेरी दूसरी वीडियोस है और पोएम्स में भी मैंने डिस्कस किया है। ऐसा क्वेश्चन जो पोएट जो है, स्पीकर जो है, वो पूछता है आंसर के लिए नहीं, जवाब के लिए नहीं, उसे जवाब नहीं चाहिए, बल्कि वो अपना पॉइंट जो है उसको फोकस करता है, उस पर उसको एम्फेसाइज करने की कोशिश करता है। इसमें जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, they all contribute to the theme of this poem. ठीक है, वो सब क्या दिखाते हैं? they emphasize or they focus on emphasizing you can say the frustration. They reveal the frustration of a teacher. ठीक है, they reveal आप कह सकते हैं emotional conflict of that teacher. They reveal the futility of that forced education. जो थीम है, हर एक पोएटिक डिवाइस इस थीम को कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो पोएट या जो स्पीकर है वो आंसर के लिए नहीं पूछता है, लेकिन अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए। व्हाट सबसे पहले यहां पर यूज हुआ है रिटोरिकल क्वेश्चन, व्हेन विल द बेल रिंग एंड एंड दिस वेयरीनेस, कब बेल बजेगी और ये सब ये जो बोर्डम है, ये जो बोरिंग क्लास है, ये बोरिंग सिचुएशन या बोरिंग टाइम जो है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कब ऐसा होगा? ठीक है, वो क्यों ऐसा कहता है? क्यों? बिकॉज ऑफ द इंडिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते हैं। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, देन उसके बाद रिटोरिकल क्वेश्चन की दूसरी एग्जांपल मैं यहां पर आपको देना चाहूंगा। आई एम सिक एंड व्हाट ऑन अर्थ इज द गुड ऑफ इट ऑल। ओके, आई एम सिक, मैं बस थक चुका हूं इन सब चीजों से, इनके एटीट्यूड से। एंड व्हाट ऑन अर्थ इज द गुड ऑफ इट ऑल, और इसका फायदा क्या है जो कुछ मैं, जो एनर्जी में वेस्ट करता हूं, क्या फायदा है इसका? क्या ये आंसर के लिए नहीं पूछता है, बल्कि कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है। आई एम फेड अप विद ऑल दिस। ओके, तो यहां पर आप ये क्वेश्चन, सो शैल आई टेक माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ टू हीप ऑन माई सोल एंड किंडल माई विल टू अ फ्लेम दैट शैल कंज्यूम देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस। क्या मैं ऐसा करूं कि फिर से अपनी एनर्जी गैदर करके फिर से उनको मोटिवेट करने की कोशिश करूं, या बस वही उनकी इंसल्ट्स को बर्दाश्त करता रहूंगा और उनकी इंसल्ट्स को बर्दाश्त करता रहूंगा एज पनिशमेंट्स? क्या ऐसा मैं करूंगा? आंसर वो खुद देता है, आई विल नॉट, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये भी रिटोरिकल क्वेश्चन है। देन यहां पर व्हाट डू आई केयर फॉर ऑल दैट दे डू अमिस, मैं क्यों केयर करूं उन सब चीजों, क्या मैं क्यों करूं मैं उन सब चीजों पर जो वो गलत करते हैं, उनकी गलतियों पर केयर मैं क्यों करूं? क्या ये सवाल पूछता है? नहीं, बल्कि वो कहना चाहता है कि जिन्हें इन स्टूडेंट्स को जिसकी जरूरत नहीं है वो चीज क्यों देनी है। Then, what is the point of their teaching of mine and this learning of theirs? क्या फायदा है मेरे पढ़ाने का और उनके सीखने का? वो कहना चाहता है कि कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये भी एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। एंड देन अगेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, इफ दे कैन राइट, व्हाट डज इट मैटर टू मी इफ दे कैन राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉग और इफ दे कांट। अगर वो डॉग की डिस्क्रिप्शन लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, इट डज नॉट मैटर टू मी। क्या ये मेरे लिए अहमियत रखता है? तो वो कहना चाहता है कि ये चीज मेरे लिए अहमियत नहीं रखती है। ये भी रिटोरिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द पॉइंट, क्या अहमियत है? ये भी आप कह सकते हो रिटोरिकल क्वेश्चन है। देन आई शैल कीप माई सेल्फ, वाई शुड, यहां पर वाई शुड बी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ईच अदर, हम क्यों एक दूसरे का सर फोड़ें या वो चीज करने की कोशिश करें जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, अच्छा रिजल्ट नहीं है, जो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, क्या हम ऐसा करें? बिल्कुल भी नहीं। आप कह सकते हो कि रिटोरिकल क्वेश्चन की एग्जाम्पल्स हैं ये। देन कमिंग टू नंबर 2, एक बहुत ही आसान सी, मैंने बहुत सारी पोएम्स में डिस्कस किया, रेपिटेशन। रेपिटेशन मीन्स कुछ वर्ड्स जो बार बार रिपीट हुए हों पोएम में, उसी को रेपिटेशन कहते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि व्हेन विल काफी बार रिपीट हुआ है इस पोएम में। इसी तरह से दे वर्ड काफी बार रिपीट हुआ है। डैम वर्ड इस सारी पोएम में काफी बार रिपीट हुआ है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो डैम, ये वर्ड रिपीट हुए हैं। देयर वर्ड रिपीट हुआ है। व्हाट वर्ड काफी बार इसमें रिपीट हुआ है। तो आइए आप खुद देख सकते हैं, बहुत इजी है, जो भी वर्ड्स रिपीट हुए हों, दैट्स कॉल्ड रेपिटेशन। ओके, देन कमिंग टू नंबर 3, alliteration। alliteration आप कहते हैं when the neighboring words start with the same consonant sounds, that is alliteration। तो आप कह सकते हो when will, when और will दोनों वर्ड्स हैं सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। सो यू कैन से दिस इज
एन एग्जांपल ऑफ रेपिटेशन। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं टेक द टॉल, टेक द टॉल, टेक द टॉल, टेक एंड टॉल दोनों सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ क्या कह सकते हैं, रैप सॉरी एलिट्रेशन। देन हम ये कहते हैं आई आई विल नॉट वेस्ट, आई विल नॉट वेस्ट, विल एंड वेस्ट साथ साथ में है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। और यहां पर साथ में सोल एंड माई स्ट्रेंथ, सोल एंड स्ट्रेंथ साथ साथ में है और सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। सो इट इज व्हाट अनदर एग्जांपल ऑफ रेपिटेशन। और यहां पर भी आप कह सकते हो दे ऑल, जैसे हमने डिस्कस किया था यहां पर, शायद हमने देखा था, यस, हेट टू हंट, नॉलेज दे हेट टू हंट, हेट एंड हंट सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। तो आप कह सकते हो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। इसको आप कॉन्सोनेंट्स भी कह सकते हो क्योंकि कॉन्सोनेंट सेम है, वॉल साउंड्स यहाँ पर डिफरेंट है बीच में। तो ये सब एलिट्रेशन की एग्जांपल्स थी। देन कमिंग टू नंबर 4, एक और बहुत ही इजी पोएटिक डिवाइस है, इट इज एनाफोरा। मैंने काफी बार डिस्कस किया कि एनाफोरा क्या होता है। जब सक्सेसिव लाइन सेम वर्ड्स या सेम फ्रेजेस से शुरू होते हैं, दैट इज व्हाट एनाफोरा। एनाफोरा की एग्जांपल आपको यहां पर दूसरे स्टेंजा में मिलेगी। ऑफ द बुक्स, ऑफ, ऑफ एंड ऑफ दो लाइन सेम वर्ड से शुरू होती है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनाफोरा। और इसी तरह से यहां पर भी आप देख सकते हो इस स्टेंजा में, व्हाट डू आई केयर, व्हाट इज, व्हाट एंड व्हाट दो लाइंस सेम वर्ड से शुरू होती हैं एनाफोरा से। सो ओके, तो ये फ्रस्ट्रेशन दिखाती है ये पोएटिक डिवाइस भी, किसकी, टीचर की, स्पीकर की फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी एनाफोरा की। देन कमिंग टू फिफ्थ वन, मेटाफर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेटाफर। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, जहां पर क्या कंपैरिजन होता है, एक दो बिल्कुल अनयूजुअल जो है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीजें जो है उनको कंपेयर किया जाता है टू क्रिएट अ काइंड ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि पहली स्टेंजा में एक एक्सटेंडेड मेटाफर है क्योंकि यहां पर बहुत सारी मेटाफर्स यूज हुई हैं। आप कह सकते हो व्हेन विल द बेल रिंग एंड एंड द weariness, हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीश। ओके, दे मींस स्टूडेंट्स, ठीक है, दे मींस स्टूडेंट्स एंड strained upon my pack of unruly hounds, unruly hounds। यहां पर स्टूडेंट्स को hounds, शिकारी कुत्तों के साथ वो कंपेयर करता है। सो दिस इज अ मेटाफर। आई कैन नॉट पार्ट, और यहाँ दे जो है, दे को भी आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स, वो ये दे मींस स्टूडेंट्स और द डॉग्स। ठीक है, यहां पर भी कंपेयर किया जाता है द टग द लीश, डॉग्स के साथ, दे मींस डॉग्स जिनके साथ कंपेयर किया जाता है, हॉर्न्स के साथ जिनके साथ कंपेयर हुआ है, इट इज दे। ओके, यहां पर है। और आप ये कह सकते हो देम अगेन ऑन अ क्वेरी ऑफ नॉलेज, क्वेरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज को यहां कंपेयर किया गया क्वेरी। क्वेरी मींस अ प्री, एक एनिमल, ठीक है, जिसको हंट किया जाता है, जिसको ये हॉर्न्स हंट करते हैं, ठीक है, जिसका शिकार करते हैं, दैट इज क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ नॉलेज को उस क्वेरी के साथ, प्री के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, अगेन मेटाफर, दे हेट टू हंट, दे मीन्स वही स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है, हॉर्न्स के लिए यूज हुआ है, हॉर्न्स मीन्स वही स्टूडेंट्स जिनको हॉर्न्स के साथ कंपेयर किया है। आई कैन हॉल देम एंड अर्ज देम नो मोर। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक एक्सटेंडेड है, एक एक्सटेंडेड मेटाफर मीन्स एक ऐसा मेटाफर जो बिल्कुल थ्रू आउट स्टेंजा जो है वो चलता है। जैसे यहाँ पर दे हॉर्न्स के लिए कहा गया है, ठीक है, एंड डैम हॉर्न्स के लिए कहा गया है, यहाँ पर भी दे हॉर्न्स के लिए, ठीक है, डैम हॉर्न्स के लिए यूज हुआ है, जिनको जो है जिनके साथ उन स्टूडेंट्स को कंपेयर किया गया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी इस में मेटाफर की। आप ये कह सकते हो टग्ड द लीश, टग द लीश आप कह सकते हैं, ये भी एक मेटाफर है, टग द लीश, ठीक है, यानी कि उनको पकड़ के रखा है उस पट्टे के साथ। ठीक है, तो यानी कि ये टग द लीश, यहाँ किस चीज को कंपेयर किया गया है, वो जो उसकी मोटिवेशन है, वो जो उसकी अटेम्प्ट्स हैं, उसकी एफर्ट्स हैं टीचर की, जिनसे वो कोशिश करता है कि इनको मैं थोड़ा इस नॉलेज की तरफ लाऊं, इस एनलाइटनमेंट की तरफ लाऊं, सीखने की तरफ लाऊं। ठीक है, जिस तरह से कुत्ते को पकड़ा जाता है, उस शिकारी कुत्ते को किस चीज से, उस लीश से, ठीक है, वो जो स्ट्रैप एक होता है, ठीक है,
तो इसी तरह से मैं भी पकड़ना चाहता हूं या कोशिश करता हूं इनको पकड़ने की अपनी उस मोटिवेशन से, ठीक है। टैग द लीश, लीश को आप कह सकते हो कि मोटिवेशन को लीश के साथ कंपेयर किया गया है। सो इट इज व्हाट मेटाफर। आगे आप देख सकते हो माई, यहां पर आप कह सकते हैं कि माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ। यहां पर एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी जो अभी तो जो बची हुई है दिन के आखिर में उसके पास टीचर के पास जो एनर्जी, उसको फ्यूल के साथ कंपेयर करता है। अगेन दिस इज व्हाट मेटाफर। एंड देन उसके बाद आप एग्जांपल देख सकते हैं, टेक द टॉल ऑफ इंसल्ट्स। यहां इंसल्ट्स को पनिशमेंट्स के साथ वो कहता है या कंपेयर करता है, ये भी आप कह सकते हैं, ये भी मेटाफर है, ठीक है। यहां पर है किंडल माई विल टू अ फ्लेम, अपनी विल को, अपनी डिटर्मिनेशन को फ्लेम के साथ कंपेयर करता है, फायर के साथ कंपेयर करता है, अपनी मोटिवेशन को उस फायर के साथ कंपेयर करता है, डिटर्मिनेशन को उस फ्लेम के साथ कंपेयर करता है। अगेन दिस इज व्हाट मेटाफर। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे इसमें लर्निंग को हंट, सीखने को हंटिंग, शिकार के साथ, हंटिंग के साथ, लर्निंग को हंटिंग के साथ कंपेयर किया गया है। अगेन दिस इज मेटाफर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी मेटाफर की। तो उसके बाद इसके साथ साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा सिंबलिज्म। सिंबलिज्म मीन्स व्हेन अ थिंग स्टैंड्स फॉर अ कॉन्सेप्ट, दैट इज सिंबलिज्म। आप कह सकते हो कि जहां जहां मेटाफोर यूज हुआ है दैट इज सिंबल, ठीक है। अगर आप कहोगे बेल, बेल इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड रिलीज फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। वो कहता है कि कब बेल बजेगी, यानी कब मुझे आराम मिलेगा, ठीक है। यू कैन से इट इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड रिलीज फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। हॉर्न्स, हॉर्न्स symbolize what? Students. They are symbol of students. Quarry of knowledge, ठीक है। Quarry of knowledge, again this is what? Learning or education. They symbolize learning or education. Again that afternoon जो इसमें यूज हुआ है टाइटल में, तो आफ्टरनून यू कैन से द डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ पेशेंस एंड पैशन एंड एंथुजियाज्म, ठीक है। आफ्टरनून में आपका पैशन, आपका वो एंथुजियाज्म बिल्कुल खत्म होने को आया होता है। अगर एक टीचर इस बात को काफी अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है आफ्टरनून तक। तो ये कुछ थोड़ा सा सिंबलिज्म की कुछ एग्जांपल्स थी। तो उसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ इमेजरी। इमेजरी इस पोएम में विजुअल यूज हुई है। आपको पता है कि इमेजरी क्या होता है? व्हेन विजुअल्स आर क्रिएटेड इन योर माइंड्स, कुछ पिक्चर्स आपके माइंड में क्रिएट होती हैं जब आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ लाइंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लासरूम, ठीक है, स्टूडेंट्स आपके माइंड में उनकी पिक्चर बनती है, क्लासरूम की पिक्चर बनती है, ऐसी क्लासरूम विच इज व्हाट? फुल ऑफ you can say horns, ठीक है, full of horns, full of indifferent students, ठीक है, जो शरारतें करते रहते हैं, जो जो अटेंटिवली सुनते नहीं हैं टीचर्स को। ये एक पिक्चर आपके माइंड में आ जाती है, ठीक है। तो आप अनरूली हॉर्न्स की पिक्चर आपके पास आती है, ठीक है। तो बहुत सारी आप देख सकते हो कि विजुअल इमेजरी इसमें यूज हुई है। इसमें ऑडिटरी इमेजरी यूज हुई है। ऑडिटरी, जब व्हेन योर सेंस ऑफ हियरिंग इज अपील्ड, ठीक है। व्हेन विल द बेल रिंग, बेल कब बजेगी। जब आप ये लाइन पढ़ते हैं तो आपके कानों में बेल्स की आवाज आती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑडिटरी इमेजरी आप कह सकते हो। तो ऑर्गेनिक इमेजरी भी कहा जाता है, कि आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक इमेजरी भी है। ऑर्गेनिक इमेजरी मींस यू कैन फील द पेन ऑफ टीचर, एक टीचर का पेन आप इसमें फील कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी फीलिंग्स को यहां पर अपील किया गया है, ओके। आप तो इट वाज ऑल अबाउट इमेजरी, ओके। देन नंबर 7, इंजैममेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। इंजैममेंट मैंने बड़ी बार डिस्कस किया है। इंजैममेंट क्या होता है? इंजैममेंट मींस व्हेन द मीनिंग इज नॉट क्लियर, meaning of a line is not it doesn't get clear unless you read the line after it or before it, ठीक है। जब तक ना उसको आप दूसरी लाइन के साथ पढ़ोगे तब तक मीनिंग इसका क्लियर नहीं होता है, दैट इज इंजैममेंट। एंड मोस्टली क्या होता है इंजैममेंट में? इट इज इंजैम्ड
लाइन जो होती है इट इज विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। तो आप कह सकते हो, तो एक फ्रेज या क्लास कॉन्टिन्यूटी में चलती है, वो दूसरी लाइन में एंटर होती है। जैसे यहाँ, हाउ लॉन्ग हैव दे टक्ड द लीश एंड स्ट्रेन अपार्ट माई पैक ऑफ अनरूली हॉर्न्स। स्ट्रेन अपार्ट माई पैक ऑफ अनरूली हॉर्न्स, ठीक है। स्ट्रेन अपार्ट सेपरेट किया जाता है, माई पैक ऑफ अनरूली हॉर्न्स इनको छोड़ा जाता है, ठीक है, खोल दिया जाता है। स्ट्रेन अपार्ट माई पैक ऑफ अनरूली हॉर्न्स। तो यहाँ पर इंजैममेंट है। थ्रू आउट पोएम आप इंजैममेंट देखेंगे। यहाँ पर आई कैन नॉट स्टार्ट, क्या स्टार्ट नहीं कर सकता मैं, यहाँ पर डैम, आई कैन नॉट स्टार्ट डैम, इस तरह से इसको आप पढ़ेंगे। आई कैन नॉट स्टार्ट डैम अगेन, मैं इनको फिर से मोटिवेट नहीं कर सकता हूं फॉर व्हाट, क्वेरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज हासिल करने के लिए। यहाँ पर भी इंजैममेंट है। ओके, देन आप इसकी एग्जांपल आगे भी देख सकते हैं। नो लॉन्गर नाउ कैन आई एंड्योर द ब्रंट ऑफ द बुक्स। देखो ये फ्रेज यहाँ क्लियर होता है, द ब्रंट ऑफ द बुक्स, बुक्स का जो आप कह सकते हैं बर्डन, ठीक है, ये कह सकते हो कि वो मैं कब तक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी तब तक ये मीनिंग क्लियर नहीं होता है जब तक ना आप इस वाले पार्ट को पढ़ते हो। यहाँ पर भी अ फुल थ्री स्कोर क्या, ऑफ सेवरल वर्क, ठीक है। 3 स्कोर यानी कि 60 स्टूडेंट्स का काम जो मुझे दिया गया है, मैं क्यों वो करूं, किस लिए करूं। सो अ फुल 3 स्कोर ऑफ सेवरल वर्क, यहां पर भी ये फ्रेज यहां पर क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। अगेन देयर इज इंजैममेंट। सो यहां पर सो आई शैल टेक क्या, माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ, ये भी कॉन्टिन्यूटी में चलता है, इस लाइन में एंटर होता है, ठीक है। तो व्हाट इज इंजैममेंट यहां पर भी है। यहां पर भी टू हीप ऑन माई सोल, यहां पर नहीं है, एंड किंडल माई विल टू फ्लेम दैट शिल कंज्यूम, वो विल, वो फ्लेम, वो फायर जो कंज्यूम करेगा, खत्म करेगा किसको, देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस, ये क्लास भी यहां पर एंटर होती है, कंज्यूम देयर ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस, इंजैममेंट है। एंड टेक द टॉल ऑफ देयर इंसल्ट्स, टॉल ऑफ देयर इंसल्ट्स, ये भी इसका मीनिंग भी इस लाइन में क्लियर होता है। यहां पर भी इंजॉयमेंट आप कह सकते हो। फिर यहां पर टीचिंग ऑफ माइंड एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ दियर्स, दिस लर्निंग ऑफ दियर्स, इसका क्लियर यहां पर होता है, ये फ्रेज यहां पर क्लियर होता है, दिस लर्निंग ऑफ दियर्स, ये उनका सीखना। ओके, यहां पर भी इंजॉयमेंट है। फिर आ जाइए यहां पर, देख, इफ दे कैन राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉग, इफ दे कैन राइट, क्या वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉग, यहां पर मीनिंग क्लियर होता है, एक डॉग की डिस्क्रिप्शन। तो यहां पर भी क्या है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इट इज व्हाट, इंजॉयमेंट। देन यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर अगेन वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ईच अदर, वॉल ऑफ ईच अदर, ये फ्रेज यहां कंप्लीट होता है। तो यहां पर भी इंजॉयमेंट आप कह सकते हैं, यहां पर भी इंजॉयमेंट है। देन हाइपरबली, एक हाइपरबली भी इसमें यूज हुआ है। जैसे यहां पर कहता है, आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस, सोल एंड स्ट्रेंथ, ऐसे वर्ड्स यूज करता है किस चीज के लिए, हाइपरबोली मींस एग्जैजरेशन, जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, ठीक है। तो ये किस चीज के लिए यूज करता है, वेस्ट ऑफ सोल एंड स्ट्रेंथ, इट मींस द एग्जैजरेशन, ठीक है। और यू कैन से ही एग्जैजरेट्स, वो किस चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, अपनी एग्जॉशन को, ठीक है। किसके साथ, जो एग्जॉस्ट होता है वो क्लास में, उसको कंपेयर करता है किसके साथ, वो कहता है कि स्ट्रेस, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस एंड मेंटल फटीग, आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हाइपरबोली है यहाँ पर। तो एक एग्जॉशन को, वो जो एनर्जी ड्रेन हुई है उसकी, उसको कैसे डिस्क्राइब करता है यहाँ पर, एक इमोशनल, एक बहुत बड़ा ही इमोशनल एंड मेंटल फटीग, स्ट्रेस के साथ इसको डिस्क्राइब करता है। सो आप कह सकते हो कि हाइपरबोली इसमें यूज हुआ यहाँ पर। एंड देन उसके बाद आप कह सकते हो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मींस जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को या कॉन्सेप्ट को, एब्स्ट्रैक्ट चीज को, लिविंग बीइंग की क्वालिटीज दी जाए, ह्यूमन क्वालिटीज दी जाए, ठीक है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन आप कह सकते हो कि यहां पर एंड्योर द ब्रंट ऑफ द बुक्स, ब्रंट ऑफ द बुक्स, बुक्स का बोझ, हाउ नो लॉन्गर, मैं अब नहीं कर सकता हूं बर्दाश्त, क्या, द ब्रंट ऑफ द बुक्स दैट लाई आउट ऑन द डेस्क, उन किताबों का बोझ, जो किताबें जो जिन किताबों ने मुझे ये बोझ दिया है। तो यहां पर ऐसा डिस्क्राइब किया गया है इन बुक्स को, जैसे कि वो डेलिबरेटली क्या करते हैं, एक्टिवली दे टेक पार्ट इन, यू कैन सी, क्रिएटिंग द बर्डन, ठीक है। जैसे आप किसी के लिए बर्डन क्रिएट करते हो,
ठीक है, बीइंग अ ह्यूमन। इसी तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है बुक्स को कि जैसे ये बर्डन क्रिएट करते हैं टीचर के लिए। तो आप कह सकते हो कि इस लाइन में आई एंड्योर द ब्रंट ऑफ द बुक्स, इसमें पर्सोनिफिकेशन है। तो ये पर्सोनिफिकेशन थी इसके बारे में। तो अगर आप टोन की बात करते हैं, इस पोएम की टोन एंड मूड वो क्या है, इट इज डेस्परेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, बिटर डेस्परेशन इसका टोन है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन एंड होपलेसनेस, टोन एंड मूड की बात अगर करेंगे आप, तो यहाँ पर कौन सी टोन में बात करता है टीचर, होपलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, बिटर डेस्परेशन। तो ये आप कह सकते हो टोन के बारे में। देन देयर इज अनदर वन, देयर इज हाइपरबेटन। हाइपरबेटन या इन्वर्जन भी आप इसको कहते हो, मतलब कि जब वर्ड ऑर्डर जो है नॉर्मल से यूजुअल से अनयूजुअल वर्ड ऑर्डर जब यूज करता है पोएट, जैसे यहां पर नो लॉन्गर नाउ कैन आई एंड्योर द ब्रंट, ठीक है। ये दिस इज नॉट अ नॉर्मल ऑर्डर। अगर नॉर्मल ऑर्डर में आपने ये लिखना हो, आप कैसे लिख सकते हो, आई कैन नो लॉन्गर एंड्योर द ब्रंट ऑफ बुक, आई कैन नो लॉन्गर एंड्योर द ब्रंट ऑफ बुक, वो नॉर्मल ऑर्डर है। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट यहाँ बीच में, इसको पहले, यूजुअली हम सब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को यहाँ बीच में यूज किया है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस है, नो लॉन्गर नाउ कैन आई एंड्योर द ब्रंट। यूजुअली पहले सब्जेक्ट आएगा फिर कैन आएगा, आई कैन, लेकिन यहाँ पर क्या, कैन आई लिखा गया है और इसको बीच में रखा गया है, ठीक है। सो इट इज व्हाट, हाइपरबेटन आप कह सकते हैं इसको, हाइपरबेटन भी यहाँ पर यूज हुआ है। एंड देन एट लास्ट में अगर आप राइम स्कीम की बात करेंगे, राइम स्कीम, जो राइम स्कीम इसमें यूज हुई है, इट इज व्हाट, इट इज नॉट अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम, कोई कंसिस्टेंट राइम स्कीम नहीं है। तो आप कह सकते हो कि फ्री वर्स में इस चीज को लिखा गया है, क्योंकि जो जिस फ्रस्ट्रेशन को वो दिखाना चाहता है पोएट, टीचर की फ्रस्ट्रेशन को, इसको आप फ्री वर्स में ही दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई कंसिस्टेंट राइमिंग नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखोगे ए बी बी सी डी, कोई नहीं है कंसिस्टेंट राइम स्कीम इसमें। तो आप कह सकते हो फ्री वर्स में इसको लिखा गया है। बीच में कहीं आप राइमिंग देखेंगे, जैसे यहाँ पर है राइट, कांट, आंट, माइट, ए बी बी ए, लेकिन ये यहाँ पर है और कहीं पर ऐसी राइम स्कीम नहीं है। सो यू कैन से देयर इज नो कंसिस्टेंट राइम स्कीम, फ्री वर्स आप कह सकते हो इसको। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम फॉर क्लास 10। थैंक यू।